पिछले कुछ सालों से सूडान में सिविल वॉर छिड़ी हुई है। आज सूडान में दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन क्राइसिस चल रही है। लोग इसको हेल ऑन अर्थ कह रहे हैं। आप इन सैटेलाइट इमेजेस में देख सकते हो कि कैसे क्लियर इनमें ब्लड दिख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे लोग वॉर से कम और भूखमरी से ज्यादा मर रहे हैं। आज सूडान की हालत इतनी बेकार हो चुकी है कि यहाँ पे अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं और करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। बट आखिर यहाँ पे ऐसा चल क्यों रहा है? मैं आपको बता दूं कि सूडान की हालत आज नहीं बल्कि काफी सालों से काफी बेकार चल रही है। बट हम इसकी रूट कॉज पे जाके बात करेंगे और आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे पावर की लालच की वजह से एक देश का इतना बुरा हाल हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी जानेंगे कि इस सूडान की सिविल वॉर के पीछे क्या ग्लोबल जायंट्स का भी हाथ है। इसको हम एक दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ये कहानी शुरू होती है 1955 में, जब सूडान ग्रेट ब्रिटेन से आजाद हुआ था। सूडान मुस्लिम्स का सबसे बड़ा देश है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 5 करोड़ है, जिसमें से 70% अरब मुस्लिम्स थे जो कि नॉर्थ साइड में रहते हैं, और बाकी के 30% क्रिश्चियंस, नॉन मुस्लिम्स, अफ्रीकन्स या फिर किसी और कम्युनिटी के हैं जो कि साउथ साइड में रहते हैं। स्टार्टिंग से सूडान में रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। ये अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है। ये कंट्री एनुअली लगभग 60,000 किलो का गोल्ड प्रोड्यूस करती है। अगर कंपेरिजन करके बताऊं तो इंडिया एनुअली सिर्फ 2,000 किलो ही गोल्ड प्रोड्यूस करती है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के काफी गरीब देशों में से आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका 90% ऑफ गोल्ड इलीगल तरीके से बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, और जिस वजह से गवर्नमेंट इन गोल्ड से इतना पैसा नहीं कमा पाती। इस गोल्ड को बेचने से वहां के आर्म्ड फोर्सेस को वेपन्स खरीदने के पैसे मिल जाते हैं, और शायद यही एक रीजन है कि ये सिविल वॉर अभी तक खत्म नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे इनके पास वेपन्स की कमी नहीं है और सूडान में लाशों का ढेर मच रहा है। ये कंट्री आजादी के बाद से ही मिलिट्री और डिक्टेटरशिप में ज्यादा रही है। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे लंबा राज करने वाला डिक्टेटर जनरल उमर हसन अल बशीर है, जो लगभग 30 सालों तक यहाँ पे डिक्टेटर बन के रहा। लेकिन इस बीच बहुत बुरा हाल हो चुका था। साउथ सूडान वाले अपना हक मांगने लगे। वो इस सूडान से अलग होना चाहते थे, और इस वजह से 1955 से लेकर 1972 तक सिविल वॉर चलता रहा। यानी कि ऐसा पहली बार नहीं है कि यहाँ पे सिविल वॉर हो रहा है, बल्कि काफी सालों से यहाँ पे सिविल वॉर चलते आ रहे हैं। अब इस वजह से यहाँ पे लगभग 5 लाख लोग मारे जाते हैं, यहाँ पे दंगे छिड़ जाते हैं और सूडान की एक बहुत बुरी हालत होने लग जाती है। पर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये साउथ सूडान वाले अलग होना चाह रहे हैं तो सरकार इन्हें अलग क्यों नहीं कर देती? तो इसका रीजन है कि साउथ सूडान में 75% ऑयल रिजर्व्स थे, और अगर ये साउथ सूडान अलग हो जाते तो इकोनॉमी काफी गिर जाती, और इसी वजह से वेस्टर्न पावर को साउथ सूडान में फायदा दिखने लगा, और इसीलिए वो इनका सपोर्ट करने लग गई। और 2005 में सूडान और साउथ सूडान में डील साइन होती है, जो कि एक पीस की डील थी। और जब वेस्टर्न पावर ने जोर दिया तो 2011 में साउथ सूडान में वोटिंग होती है, जिसमें 99% लोग अलग होने का वोट करते हैं, और फाइनली 9 जुलाई 2011 को ये अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इनमें कुछ न कुछ सिविल वॉर चलती रही। अब साउथ सूडान तो अलग हो चुका था, लेकिन सूडान में अभी भी काफी परेशानी थी। यहाँ की इकोनॉमिक हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि पिछले 17 सालों में यहाँ की जीडीपी नेगेटिव में चल रही थी, और इस वजह से 2019 में लोग अल बशीर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। और इसी बीच 2 लोग सामने आते हैं इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। इनका नाम ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये दोनों ही इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। पहला आर्मी जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, और दूसरा आरएसएफ का लीडर मोहम्मद हमदन दगालो। असल में सूडान की जो ओरिजिनल आर्मी थी, जो पहले से चली आ रही थी, उसका नाम था SAF, यानी कि सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस। और इसमें जो तरक्की करके ऊपर के लेवल पे पहुंचा था वही था अल बुरहान। अब जो अल बशीर था, जो कि डिक्टेटर था उस समय, उसे पता था कि वो इस आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उस समय लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसे कहीं ना कहीं डर था कि उसकी खुद की आर्मी उसे निकाल ना दे। तो वो 2013 में एक और आर्मी बनाता है, जिसका नाम था RSF, यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स, और इसका लीडर बनाया जाता है मोहम्मद हमदान दगालो को, जिसको हम हेमेती भी बोल सकते हैं। तो अब सूडान में 2 तरह की आर्मी बन चुकी थी, SAF और RSF, और ये दोनों ही अल बशीर के फायदे में थी, क्योंकि SAF में भी अल बशीर ने अल बुरहान को ये ड्यूटी दे रखी थी कि कोई उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। पर यही कहानी में आता है ट्विस्ट। 2018 में दोनों ही आर्मी के हेड मिलके अल बशीर को ही घर पहुंचाने का डिसीजन ले लेते हैं, और फिर अल बशीर की गिरफ्तारी हो जाती है। इस तरीके से अल बशीर ने जो अपने फेवर में दोनों आर्मी बनाई थी, वही दोनों मिलकर लोगों के प्रोटेस्ट के चलते उसको जेल पहुंचा देती है। अब 2019 में अल बशीर के जेल जाने के बाद अब ये दोनों मिलके एक साथ काफी काम करते हैं, लेकिन 2020 में इन दोनों के बीच में ही टकरार होना स्टार्ट हो जाती है। असल में उस समय लोग डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट रोकने के लिए ये वादा तो किया कि देश में डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। बल्कि 2020 में SAF के हेड अल बुरहान RSF को SAF में मर्ज करने का प्रपोजल देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि वो पहले से ही आर्मी थे, जबकि RSF 2013 में बाद में बनाई गई है। लेकिन वही मोहम्मद दगालो इसमें मर्ज होना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें मर्ज होने से उनकी पावर खत्म हो जाएगी। वो उनसे कहते हैं कि उन्हें कम से कम 10 साल और दिए जाएं, उसके बाद वो सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन SAF को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता।
था। वो सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहते थे और आर्मी ने इसको खतरे के तौर पर देखा। इस वजह से 15 अप्रैल 2023 में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों आर्मी ही आपस में लड़ने लग जाती है। एसएएफ के पास काफी रिसोर्सेज थे, लेकिन आरएसएफ भी पिछले कुछ सालों में काफी ताकतवर बन चुका था। इस वजह से ही इन दोनों में काफी टक्कर का युद्ध होता है। अगर इस समय की बात करें तो एसएएफ के पास ईस्ट साइड का पार्ट है जिसमें की ऑयल रिजर्व्स और पोर्ट्स वगैरह हैं, और वहीं आरएसएफ की बात करें तो उसके पास वेस्ट साइड में कब्जा है डारफोर जैसे स्टेट्स पर, जिसमें की उनके हाथ में गोल्ड माइन का प्रोडक्शन है। इनके हाथ में गोल्ड माइन का कब्जा आते ही इन्होंने प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ा दी और इनका 300% प्रोडक्शन बढ़ गया, जिस वजह से ये बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार करते हैं। अब बात वही है कि इन दो आर्मीज के पावर के चक्कर में आम जनता परेशान होती है। इस सिविल वॉर के चलते 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं अब तक, और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लोग सिविल वॉर से तो मर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में इससे ज्यादा लोग भूखमरी से मर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को मार के ये सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मतलब इनमें किस तरीके का ब्रेन वॉश किया होगा। इनको देख के लगता है कि आने वाले कुछ सालों में सूडान का बंटवारा भी हो सकता है और यहाँ पे हमें एक और नया देश देखने को मिल सकता है। ये दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं और इनमें ना तो रिसोर्सेज की कमी है, लगातार दोनों को वेपन्स मिलते जा रहे हैं और सारा पैसा ये वेपन्स खरीदने में ही खर्च कर दे रहे हैं, जिस वजह से यहाँ की इकोनॉमिक हालत बद से बदतर हो चुकी है। हालांकि अब इस युद्ध का आगे क्या होने वाला है। वैसे तो अमेरिका, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका और यूएई ने मिलकर 3 महीने का सीज फायर प्रपोज किया था, जिसको कि आरएसएफ ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एसएएफ वालों ने एक्सेप्ट नहीं करा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि अगर ये सिविल वॉर यहीं नहीं रोकी गई तो यहाँ पे रिसेंट हिस्ट्री का दुनिया का सबसे बड़ा हंगर क्राइसिस हो सकता है। बट इस युद्ध को अगर एक और एंगल से देखा जाए कि क्या इस सूडान के वॉर के पीछे ग्लोबल जायंट्स का भी हाथ हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसएएफ के पास ईस्ट साइड में कब्जा है, यानी कि ऑयल रिजर्व्स और पोर्ट्स पर, तो ईस्ट की तरफ आपको ये कंट्रीज दिखेंगी। तो रिपोर्ट्स का कहना है कि इजिप्ट एसएएफ को सपोर्ट कर रहा है। इजिप्ट अपने ट्रेड की वजह से इन पे काफी डिपेंडेंट है, और वहीं आरएसएफ जिसके पास वेस्ट साइड में कंट्रोल है, जो कि गोल्ड एंड यूरेनियम प्रोड्यूस करते हैं। तो रिपोर्ट्स का ये कहना है कि यूएई आरएसएफ को काफी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनको गोल्ड चाहिए और वो गोल्ड के बदले आरएसएफ को वेपन्स दे रहा है। हालांकि ये रिपोर्ट देखने के बाद यूएई ने क्लियर मना कर दिया कि हम इस सूडान वॉर को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ऐसा दावा करा है कि उन्होंने चाइनीज ड्रोन्स और कुछ हथियार आरएसएफ के पास देखे, जो कि अबू धाबी से आरएसएफ के पास आए थे। वहीं एक और कंट्री बीच में आती है, रशिया। रशिया को गोल्ड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको साथ ही में यूरेनियम की भी काफी जरूरत है, और इनमें एक और कंट्री का नाम आता है चाइना, जिसको कि ऑयल की काफी जरूरत है। इस वजह से लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कंट्रीज इस सूडान वॉर को सपोर्ट कर रही हैं, इनसे इन रिसोर्सेज के बदले वेपन्स देने में। अब इस वॉर का एंड जो भी हो, लेकिन यहाँ पे काफी लोग मर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे इस समय भी सीज फायर नहीं हुई है, बल्कि अभी भी यहाँ पे कई जगहों पे सिविल वॉर चल रही है। वेल, आपको क्या लगता है कि इसका एंड कैसे होने वाला है? कमेंट में बताएं। और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो आप मेरी ये वीडियो जरूर चेकआउट करें, जिसमें मैंने बताया कि कैसे सिंगापुर, जहाँ पे गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम और करप्शन काफी ज्यादा था, आज वही एशिया का नंबर 1 देश बन चुका है। आखिर कैसे इस छोटे से हाई पॉपुलेटेड देश ने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।